स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चौरहे। देश में आज क्या कुछ हुआ है दिन भर भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। दिल्ली सरकार का जन लोकपाल बिल, लेकिन इसी जन लोकपाल आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे अन्ना ने इसी बिल पर अपने सुझाव भी दिए हैं और इन्होंने वही सवाल खड़े किए हैं जो कुछ और लोग भी खड़े कर रहे हैं। अन्ना हजारे से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि जन लोकपाल बिल पर उन्हें अन्ना जी का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जबकि कुछ देर बाद जब अन्ना मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बिल में कुछ कमियां गिना दी। अन्ना लोकपाल की चुनाव समिति में 2 और लोग शामिल किए जाने के पक्ष में हैं, जिनमें से एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज और एक जानी मानी हस्ती हो। इसके अलावा अन्ना ने यह भी सुझाव दिया है कि जन लोकपाल को हटाने से पहले उस पर लगे आरोपों की जांच हाईकोर्ट जज से कराई जाए। जबकि दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल बिल में कहा है कि जन लोकपाल को हटाने के लिए विधानसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव कराना होगा। इसके अलावा अन्ना ने तीसरी कमी सजा को लेकर बताई है। रामलीला मैदान में हम सब लोग जो कह रहे थे कि एक अच्छा लोकपाल देश के लिए देना जरूरी है, उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दी, थोड़ी सी। उनकी जो भी राय है वो राय लेने के लिए ही वो गए हैं। उनकी जो राय होगी वो आएगी, उस चर्चा करके उस पर गंभीरता से लेकर के हम काम करेंगे। अन्ना जी का इस आंदोलन में सबसे अहम भूमिका रही है और उनकी राय हमारे लिए अहम है। सवाल ये है कि लोकपाल बिल पर अन्ना के सलाह पर क्या वाकई अमल करेगी केजरीवाल सरकार? केजरीवाल सरकार के इस जन लोकपाल के मसौदे पर अब सियासत गर्मा गई है। प्रशांत भूषण ने एक रेडियो विज्ञापन के जरिए सीधे केजरीवाल को ही खुली बहस की चुनौती दी है, लेकिन केजरीवाल ने इस बहस से कदम पीछे खींचते हुए आगे बढ़ा दिया अपने सिपह सालारों को। कैसा कैसा भद्दा मजाक करते हैं ये लोग। कल को ये कह देंगे कि भाई हमारे दरबान से डिबेट कर लो। जिस आदमी को कुछ पता नहीं है, जो जन लोकपाल मूवमेंट में कभी था ही नहीं, उससे कह रहे हैं डिबेट कर लो। प्रशांत जी को डिबेट लोकपाल पर करनी है कि उनको डिबेट अरविंद केजरीवाल से करनी है? अगर लोकपाल पे डिबेट करनी है तो मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। कानून को बनाने के लिए सदन में बिल प्रस्तुत हो चुका है और उस बिल पर सदन के अंदर चर्चा होगी। अगर प्रशांत जी को कोई बहुत ही जरूरी, अगर विवाद के अलावा कोई बहुत ही गंभीर कंसर्न है तो उसको सदन को या मुख्यमंत्री को, सरकार को पहुंचाना चाहिए। संविधान पर चर्चा करते हुए संसद में पीएम मोदी ने आज कहा है कि सभी साथ मिलकर चलें, लेकिन जहां राज्यसभा में पीएम मोदी बोल रहे थे, उसी वक्त लोकसभा में राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी के दबाव में हम सहिष्णु नहीं हैं। ये सिर्फ तू मैं करने से देश नहीं चलता है। देश कभी साथ साथ मिलकर के भी चलने से चलता है और इसलिए संविधान एक ऐसी शक्ति है जो हमें तू और मैं की भाषा से बाहर निकाल सकती है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। अरुण जेटली जी सिंपली सेज इट इज मैन्युफैक्चर्ड। व्हाई वुड दे मैन्युफैक्चर इट? अरुण जेटली जी, दिस इज नॉट अ ड्रीम like your Make in India project. This is reality. Yeah. Do you think people like Narayana Murthy ji, Raghuram Rajan ji, PM Bhargava have nothing better to do than manufacture protests against you? Yeah. इधर कुछ दिनों से समाज में अहिंसुता के नाम पर कुछ बनावटी गोले दागे जा रहे हैं। क्षमा किया जाए, मैं बनावटी गोले दागे जा रहे हैं, कागजी गोले दागे जा रहे हैं। इस देश में अहिंसुता, असहिष्णुता पैदा हो गई है। हम किसी के दबाव में सहिष्णु नहीं हैं। यह हमारी परंपरा में है सहिष्णुता, इसलिए हम सहिष्णु हैं। अध्यक्ष महोदय, असहिष्णुता पर जो बहस छिड़ी है, राष्ट्रपति महोदय ने फिर एक बार इस पर नसीहत दी है और उन्होंने कहा है कि गंदगी सड़कों पर नहीं, हमारी सोच में है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विभाजनकारी विचारों को दिमाग से हटाने पर जोर देते हुए कहा कि गांधी जी ने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, उसकी ताकत को हमें भूलना नहीं चाहिए। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा कि हमें ऐसी विघटनकारी सोच की गंदगी को साफ करना होगा। We must not forget the power of non-violent dialogue and reason. We must free our public discourse of all forms of violence
physically as well as verbally. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बयान पर विपक्ष को एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। This is what the parliamentary debate is about. We are talking about these issues in Parliament, and we certainly hope that not only the Home Minister but also the Prime Minister will listen to this message. दिल्ली में लेफ्ट पार्टियों ने देश में असहिष्णुता बढ़ने का आरोप लगाते हुए संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने किया। कैफतुल्ला और अब्दुल रशीद, ये दो आईएसआई एजेंट जिन्हें पुलिस ने आज गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से राजौरी ले गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ में कई अहम खुलासे भी ये आईएसआई एजेंट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह के कोड वर्ड में पाकिस्तान में बैठे आकाओं से इनकी बात होती थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लोगों से अपना सच छुपाने के लिए आईएसआई एजेंट कैफतुल्ला खान और अब्दुल रशीद कोड वर्ड में बात करते थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों से पूछताछ और मोबाइल की बातचीत की रिकॉर्डिंग मिलने के बाद वो कोड वर्ड तोड़ने में कामयाब रही है। अब आपको बताते हैं कि बातचीत में हैंडलर और एजेंट किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। आईएसआई के ये जासूस दवा शब्द का इस्तेमाल जानकारी के लिए करते थे, वहीं एक्सरे शब्द का इस्तेमाल लीक हुए दस्तावेजों के लिए किया जाता था, जबकि भाईजान कोड वर्ड का इस्तेमाल पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के लिए किया जाता था। डॉक्टर और सर्जन कोड वर्ड का इस्तेमाल सेना और बीएसएफ के कर्मचारियों के लिए होता था। जब ये फोन पे बात करते थे तो कुछ कोड वर्ड वगैरह यूज करते थे, तो वो सारा इंट्रोगेशन अभी चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने दोनों संदिग्ध एजेंट के पास से बेहद संवेदनशील और सीक्रेट दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इनमें युद्ध के हुक्म के आदेश, जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की तैनाती, कश्मीर में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की तैनाती से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। मोहम्मद एजाज, एक और आईएसआई एजेंट जिसके पास मेरठ और बरेली के सैन्य क्षेत्रों से जुड़े कई अहम दस्तावेज और नक्शे भी बरामद किए गए हैं। एजेंसियां इससे लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ करके ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि अब तक किस किस तरह की जानकारी ये अपने आकाओं तक पाकिस्तान में पहुंचा चुका है। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के छावनी एरिया से गिरफ्तार मोहम्मद एजाज को आज सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट से एजाज की रिमांड मांगी ताकि वेस्ट यूपी में चल रहे आईएसआई के नेटवर्क को पुलिस खंगाल सके। सूत्रों की माने तो अब तक पुलिसिया पूछताछ के दौरान पता चला है कि एजाज यूपी में चल रहे आईएसआई नेटवर्क का हेड है और उसके नीचे 22 स्लीपिंग मॉड्यूल्स काम करते हैं। बताया जा रहा है कि एजाज पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक जानकारी पहुंचाने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था, जैसे मेरठ छावनी को छोटी भाभी और बरेली छावनी को बड़ी भाभी कहकर आईएसआई के एजेंट आपस में बात करते थे। एजाज ने कबूला है कि ईमेल के जरिए उसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां अपने आकाओं तक भेजी हैं, जिन्हें वो डिलीट कर चुका है। एसटीएफ टीम अब इन ईमेल्स को रिट्रीव करने की तैयारी में जुटी है। कानून के जानकारों की माने तो पुलिस ठीक से कोर्ट के सामने पक्ष नहीं रख पा रही है, जिसके चलते 2 बार पेश होने के बावजूद अभी तक रिमांड नहीं मिल पाई है। आज भी कोर्ट ने पुलिस को रिमांड देने का फैसला नहीं सुनाया। वहीं उरी सेक्टर में बड़ी तादाद में असला गोला बारूद बरामद किया गया है। दरअसल एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उसकी निशानदेही पर इन जगहों पर पुलिस ने इन तमाम असलों को बरामद किया है। सिंध और जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया जिसमें एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था और उसकी ही निशानदेही पर उरी सेक्टर के 2 इलाकों में बड़ी तादाद में हथियार गोला बारूद बरामद किए गए। पकड़े गए हथियारों में ग्रेनेड, आरपीजी, AK-47 गोलियों का बड़ा जखीरा, यूबीजीएल और भारी मात्रा में विस्फोटक भी शामिल हैं। तलाशी अभियान लगातार जारी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ये तमाम असला गोला बारूद पाकिस्तानी सेना के जरिए इन आतंकियों को मुहैया कराया गया। और गृह मंत्रालय की ओर से एक लिखित बयान संसद में दिया गया है। मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम के संदर्भ में ये तमाम जानकारियां दी गई कि वो पाकिस्तान में ही इस वक्त मौजूद है। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान के कई ठिकानों के बारे में इसमें बताई गई ये बात और सरकार किस तरह से पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाने की बात कर रही है इसकी भी जानकारी दी गई है। दरअसल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 7 दिसंबर को पाकिस्तान जाने वाली है। सूत्रों का कहना है कि सुषमा पाकिस्तान में दाऊद के मुद्दे पर बात कर सकती है। भारत की तरफ से दाऊद के पाकिस्तान में होने के कई बार सबूत दिए गए, लेकिन अब तक पाकिस्तान इनसे लगातार इनकार करता रहा है।
हरियाणा के मंत्री अनिल विज के निर्वाचन क्षेत्र में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान 15 लोगों की आंख की रोशनी चले जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया और आखिरकार आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। अंबाला के महेशनगर में 24 नवंबर को आई कैंप लगाकर समाज सेवी संस्था सर्व कल्याण सेवार्थ आई हॉस्पिटल ने 15 लोगों की आंखों में लेंस डाला था, लेकिन संस्था की लापरवाही की वजह से सभी 15 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद सभी का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में किया जा रहा है। पीजीआई में दाखिल मरीज शारदा की बेटी का कहना है कि ऑपरेशन के बाद 25 नवंबर को जब पट्टी खोली गई तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। ऑपरेशन करवाया था मम्मी का और उस दिन 15 और लोगों का ऑपरेशन हुआ था, तो जैसे ही ऑपरेशन के नेक्स्ट डे पट्टी खोली तो किसी को भी कुछ नहीं दिखाई दिया। आरोप है कि संस्था ने बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लिए ऑपरेशन करवा दिए, जिनमें 15 लोगों की रोशनी चली गई। इधर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 लोगों की कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है जो अंबाला जाके उस हॉस्पिटल की पूरी जांच करेगी और अगर जरूरी हुआ तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस मामले को लेकर संस्था के लोगों से संपर्क किया गया तो कोई भी सामने नहीं आया। साल की शुरुआत में भी गुरदासपुर और पठानकोट में मोतियाबिंद के ऐसे ही ऑपरेशन के बाद लोगों को दिखाई न देने की शिकायतें सामने आई थी। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिग्रहित किए जाने की खबर के बाद विरोध हुआ। आखिरकार यूपी सरकार बैकफुट पर गई और पुजारियों ने खुशी का इजहार किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये लड़ाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। वृंदावन में बांके बिहारी जी के इस रूप के दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल एक साथ मिल जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर को अधिग्रहित करने हेतु संबंधित बिल को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लाने वाली थी, लेकिन मंदिर के पुजारियों के विरोध के चलते सरकार बैकफुट पर आ गई और तैयार किए गए इस मसौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सरकार ये मुद्दा नहीं लाई है। सरकार ने भले ही इस मुद्दे पर अभी कदम खींच लिए हों, लेकिन गोस्वामी समाज का मानना है कि सरकार ये कार्यवाही प्रदेश के मुख्य सचिव के इशारे पर कर रही है। मंदिर कमेटी पदाधिकारियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर में व्यवस्था को बेहतर करने के बजाय यहां चढ़ने वाले चढ़ावे पर नजर बनाए हुए है। 14 दिसंबर तक पीटर मुखर्जी को शीना बोरा हत्याकांड मामले में न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इससे पहले गिरफ्तारी से लेकर अब तक सीबीआई लगातार उनसे कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही थी। मीडिया टाइकून और इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी को 14 दिसंबर तक जेल में रहना होगा। सीबीआई ने कोर्ट से पीटर मुखर्जी की पुलिस हिरासत की मांग की थी, लेकिन विशेष अदालत ने पुलिस हिरासत की जगह पीटर मुखर्जी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। It is clear that there is nothing against my client, the accused, and therefore the CBI has asked for judicial custody. It seems even the lie detector test has been positive in favor of my accused. He is innocent and truth will prevail. मंगलवार को सीबीआई ने दलील दी थी कि वो इस बात पर पड़ताल करना चाहती है कि हत्याकांड कहीं पैसों के लेन देन या किसी अन्य मसले से तो नहीं जुड़ा। सीबीआई ने यह भी कहा था कि वो उनकी हिरासत इसलिए भी चाहती है क्योंकि वो इस बात से आश्वस्त हो जाना चाहती है कि 28 नवंबर को हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उन्होंने कोई गलत सूचना तो नहीं दी। हैदराबाद में 9वीं क्लास की एक छात्रा के बच्ची को स्कूल के टॉयलेट में ही जन्म देने की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है और ये घटना है दूर दराज के इलाके की नहीं बल्कि आईटी का हब माने जाने वाले माधापुर की। माधापुर के सरकारी स्कूल में टीचर से लेकर छात्र हर कोई हैरान है। स्कूल की 13 साल की छात्रा ने शनिवार को पेट दर्द की शिकायत की, तब टीचर ने उसे टॉयलेट जाने को कहा। स्कूल के अधिकारियों के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्हें छात्रा के शौचालय में एक बच्ची को जन्म देने के बारे में पता चला। उन्होंने इस बारे में छात्रा के अभिभावकों को बताया गया कि छात्रा के अभिभावक इस घटना से सख्ते में हैं और उन्हें भी नहीं मालूम कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। घटना शनिवार की है। छात्रा और उसकी नवजात बच्ची अस्पताल में है और दोनों सुरक्षित हैं। स्कूल के टीचरों के मुताबिक छात्रा पेट को कपड़े से ढके रखती थी और क्लास में बेंच पर बैठने के दौरान हमेशा अपने सामने बैग रख लेती थी, इसलिए किसी को उसकी प्रेगनेंसी की भनक तक नहीं लगी। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने घटना की जाँच के आदेश दे दिए हैं। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।